जी, तो नेक्स्ट फोरकास्टिंग टेक्निक हमारी इंडेक्स नंबर है। अब इंडेक्स नंबर डिटेल में है काफ़ी, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इंडेक्स नंबर की, इसलिए ये तफसीली लेक्चर होगा इस पे। अब बेसिकली इंडेक्स नंबर है क्या, उसके इंट्रोडक्शन में उसने ये बात बता दी है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं बिज़नेस का, तो देर विल बी मैनी सिचुएशंस वेयर अ सीरीज ऑफ नंबर विल बी प्रोड्यूस्ड गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ और ईयर्स। जैसे उसने बताया कि द टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूस्ड बाय अ होटल इज सीन टू बी इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, विच माइट बी इंटरप्रेटेड एज मीनिंग दैट द कंपनी इज जनरेटिंग ग्रोथ। यानी एक उसने सिंपल एग्जांपल दे दी है कि अगर आपका रेवेन्यू होटल का हर साल पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है। और ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा रूम्स बनाने पड़ेंगे या रूम्स फिल ज़्यादा होंगे, और आपको नए होटल्स बनाने चाहिए अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, और मोर गेस्ट्स उनको अकोमोडेट कर सकेंगे। बट देयर कुड बी अनदर एक्सप्लेनेशन विच मे बी लेस अपीलिंग टू मैनेजमेंट. It may be that the increase in revenue results from an increase in prices charged. यानी आपका अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, तो उसकी दो वजूहात हैं, दोनों बता दी हैं उसने। एक तो ये है कि एक्चुअली आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, नए कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, नए ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, इस वजह से बिज़नेस ग्रो कर रहा है, जो कि एक्चुअल ग्रोथ है भी। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका बिज़नेस ग्रो कोई नहीं कर रहा, सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर जो पहले आ रहे थे उतने ही आ रहे हैं, आप सिर्फ उनको हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं। और हाई प्राइस चार्ज करने की एक वजह ये भी है कि कंट्री में ओवरऑल महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन आ गया, तो आपने भी अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया। तो इससे एक्चुअली ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ तो तब होगी जब आपके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो ज़्यादा हो जाए, और सर्विस सेक्टर में जितनी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स ज़्यादा हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रोथ हो रही है। अगर सिर्फ प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ये लाजमी नहीं है कि ग्रोथ हो। इसकी एक सादा एग्जांपल से आप समझें कि अगर आप 20,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं और आपकी एक साल बाद सैलरी बढ़ के 25,000 हो जाती है, तो आपकी सैलरी में 40% इंक्रीज़ आ गया, 25% इंक्रीज़ आ गया। लेकिन एक साल के दौरान मुल्क में महंगाई भी अगर 20% बढ़ चुकी है, जो चीज़ें पहले सस्ती मिल रही थी वो अब महंगी मिल रही हैं, और ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट 20% है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो असल में तो आपकी जो सैलरी बढ़ी है वो 25% नहीं, सिर्फ 5% बढ़ी है एक्चुअल जो है, क्योंकि 20% तो आपकी जो सैलरी बढ़ी है वो इन्फ्लेशन को कवर करेगी। तो एक्चुअल ग्रोथ जो आपको मिली है वो सिर्फ 5% है। तो यही यहाँ पे भी उसी तरह की एग्जांपल बता रहा है कि आपका जो रेवेन्यू बढ़ने की रीजंस हैं वो दो हैं, या तो आपके कस्टमर ज़्यादा आ गए, प्राइस आप वही चार्ज कर रहे हैं जो पहले थी, लेकिन कस्टमर ज़्यादा आ गए, तो दैट इज़ एक्चुअल ग्रोथ। और अगर आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर में कोई इंक्रीज़ नहीं आया, तो वो ग्रोथ ज़रूरी नहीं है कि हो। इस चीज़ को हम इंडेक्स नंबर में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से आगे आप देखें कि द इंक्रीज इन रेवेन्यू में नॉट necessarily indicate any increase in volume of activity generated by the company. The company may simply be charging higher prices. तो ये कोई ग्रोथ को इंडिकेट नहीं कर रहा। More useful information could be derived in the sort of situation by using index number. यही जो चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंडेक्स नंबर की टेक्निक यूज़ करेंगे। इंडेक्स नंबर है क्या? is a technique for comparing over time changes in some feature of a group of item. For example, प्राइस का इंडेक्स होगा, क्वांटिटी का। हम यहाँ पे दो ही चीज़ों का इंडेक्स देखेंगे, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स। by expressing the property each year as a percentage of some earlier year. For example, आपका 2019 में जो आप प्राइस चार्ज कर रहे थे वो 100 रुपये थी, 2020 में आपकी प्राइस बढ़ के होगी 110। तो जब आप इसे 110 को 100 से कंपेयर करेंगे तो आपका इंडेक्स जो है ना वो 110 ही आएगा, यानी 10% प्राइस बढ़ गई है, तो इंडेक्स जो है वो 110 है।
अच्छा, अगर आपकी प्राइस 20% बढ़े तो फिर इंडेक्स हो जाएगा 120। अगर आपकी प्राइस 5% बढ़े तो फिर इंडेक्स हो जाएगा 105। यानी जितने परसेंट प्राइस में इंक्रीज़ आएगा वही आप 100 में ऐड कर लें तो वो आपका इंडेक्स होगा। 100 बेस ईयर की प्राइस चाहे 100 है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल चीज़ ये है कि बेस ईयर में, मिसाल के तौर पे आपकी बेस ईयर की प्राइस है 350 और जो अगले साल की जो प्राइस है, यानी जो उसमें इंक्रीज़ आया है वो सपोज कर लें आपके 15% आया है, तो आप 350 का 15% लेंगे, वो जो भी अमाउंट आएगी, लेकिन इंडेक्स 115 ही आएगा। यानी इंडेक्स जो होता है ना, वो हम उसको एज अ कंपैरिजन ऑफ 100 ही उसको लेते हैं। तो द ईयर दैट इज़ यूज्ड एज द इनिशियल ईयर ऑफ द कंपैरिजन फॉर कंपैरिजन इज़ नोन एज बेस ईयर। आप अपनी करंट प्राइस को जिस ईयर की प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे या करंट क्वांटिटी को जिस ईयर की क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे, वो वाला जो ईयर होगा वो बेस ईयर कहलाएगा। और ये जो करंट ईयर है, डेफिनेटली वो करंट है, उसको ईयर 1 कह लेंगे या टिपिकल ईयर कह लेंगे। एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी अ टिपिकल ईयर, देयरफॉर being as free as possible from abnormal occurrence. The base year should also be fairly recent and revised on regular basis. ये नहीं है कि आप 2002 से कंपैरिजन करके इंडेक्स निकालते रहें तो वो अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों में प्राइसेस इन्फ्लेशन की वजह से भी बहुत बढ़ गई हैं और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बढ़ गई हैं, तो वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं होता। तो आपका जो बेस ईयर होना चाहिए वो बहुत ओल्ड, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। इसको वो कहता है कि बेस ईयर शुड ऑल्सो बी फेयरली रीसेंट एंड रिवाइज्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी आपने जहन में रखनी है। अब एक इलस्ट्रेशन दे रहा है बेस ईयर और करंट ईयर को समझाने के लिए कि जो आपका होटल था उसका 2000, 2001, 2, 3, 4 इसका उसने रेवेन्यू दिया हुआ। पहले वो $1150 था, 11,50,000 में फिगर, फिर वो 1250 हो गया, फिर 1200 हो गया, कम हो गया, फिर 1250, फिर 1300। अब जो बेस ईयर है ना, बेस ईयर की जो सेलिंग प्राइस है वो 100% है, वैल्यूज़ की जो भी हो, लेकिन परसेंटेज वाइज वो 100% है। अब जितनी नेक्स्ट ईयर्स में प्राइसेस ज़्यादा होंगी वो उतने परसेंट हम 100 में ऐड कर लेंगे तो वो इंडेक्स बन जाएगा। जैसे उसने यहाँ पे देख लिया कि प्राइसेस भी उसने दी हैं कि ईयर 2000 में प्राइस थी 20, ईयर 2001 में होगी 23। तो जो बेस ईयर होता है ना, उसका इंडेक्स हमेशा 100 होता है। अब आप चाहते हैं कि आप 2001 का इंडेक्स कैलकुलेट करें, तो इसका सिंपल तरीका ये होगा कि आप 2001 की प्राइस है 23, इसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर से, बेस ईयर की प्राइस से जो कि 20 है, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आपका इंडेक्स आ जाएगा। वो नीचे उसने कैलकुलेट किया होगा सॉल्यूशन में। इसी तरीके से 2002 का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप 2002 की प्राइस विच इज़ 26, इसको डिवाइड करेंगे 20 पे, जो आंसर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2002 का इंडेक्स आ जाएगा। इसी तरीके से 2003 का भी और 4 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे उसने कैलकुलेशन की हुई है नेक्स्ट के 23 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ईयर 1 का जो इंडेक्स है यानी 2001 का वो 115 है। इससे हमें पता चला कि 2001 में जो प्राइसेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू ईयर 2000 15% इंक्रीज़ हो गई हैं। फिर 2002 में इंडेक्स मज़ीद इंक्रीज़ हो गया, 130 पे चला गया। तो इसका मतलब है कि जो 2002 की प्राइसेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू 2000, जो बेस ईयर है वो हमारा 2000 ही है, उससे कंपेयर करें तो 30% प्राइसेस बढ़ गई हैं। लेकिन 2003 में थोड़ा डाउनफॉल आया तो हमारी प्राइसेस का इंडेक्स वापस 125 पे आ गया एज़ कम्पेयर टू ईयर 2000, और इसी तरह 2004 का भी उसने इंडेक्स कैलकुलेट किया। तो ये तो सिंपल इंडेक्स नंबर होता है जिसमें आप किसी एक साल को बेस ईयर ले लेते हैं और प्राइसेस को उस साल की प्राइसेस के साथ कंपेयर करके यानी डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे वो सारे इंडेक्स कैलकुलेट कर दिए उसने
दिस नाउ शोज दैट इन 2001 द इंक्रीज इन रूम रेट रेवेन्यू 15%, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि 15% इंक्रीज़ है, फिर 30 है, फिर 25 है, फिर 40% है। बेसिकली ये जो इंडेक्स है ना, जैसे 140, इसका मतलब ही यही है कि 2004 में आपकी प्राइसेस 2000 के कंपैरिजन में 40% बढ़ चुकी हैं। इंडेक्स नंबर का यही मतलब है। दिस सिंपल कैलकुलेशन इमीडिएटली प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट, मतलब उनको ये पता चल गया कि हमें कितना रेवेन्यू प्राइस बढ़ने की वजह से मिल रहा है और कितना रेवेन्यू नए कस्टमर आने की वजह से मिल रहा है। इसको छोटी सी एग्जांपल से समझें अगर आप, तो फॉर एग्जांपल पहले आपका ईयर जो 2000 था उसमें आप प्राइस चार्ज कर रहे थे 20 और आपके 100 कस्टमर आ रहे थे, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू था वो 2000 था। ईयर 2001 में आपने क्या किया कि आपने प्राइस बढ़ा के कर दी 22 और आपके जो कस्टमर आ रहे हैं वो 110 हैं और आपका रेवेन्यू जो होगा वो 2320 आ जाएगा। अब ये जो 2320 आपका टोटल रेवेन्यू है, डिफरेंस इन रेवेन्यू तो आपका 320 आ गया, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि कुछ रेवेन्यू तो आपका प्राइस की वजह से बढ़ा, कि पहले प्राइस 20 थी अब 22 हो गई। कुछ रेवेन्यू ऐसा है जो आपका प्राइस की कस्टमर की वजह से बढ़ा, कि पहले कस्टमर 100 आ रहे थे अब कस्टमर 110 है। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी ज़रूरी हैं। तो इंडेक्स नंबर हमें ये बता देता है कि हमारा कितना रेवेन्यू प्राइस की वजह से बढ़ा है, बाकी जो फ़र्क होगा वो हमारा डेफिनेटली कस्टमर नए आए होंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। द रेवेन्यू फिगर में भी रीस्टेटेड इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर और इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर, वेयर द बेस ईयर इज़ द ईयर चोजन एज द कॉमन प्राइस लेवल, यानी हम कोई भी एक साल ऐसा होगा जिसको हम बेस ईयर बना लेंगे जब, तो हम दूसरे पहले स्टेप पे तो हमने क्या किया ना, इंडेक्स कैलकुलेट कर लिए, जो ऊपर हमने किया कि ये सारे इंडेक्स कैलकुलेट कर लिए। जब हम इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम मैक्सिमम इंडेक्स को नोट करेंगे। करंट ईयर का इंडेक्स मैक्सिमम जो है ना वो 140 है। यहाँ एक परसेंटेज की छोटी सी बात समझ लें कि आपकी जब परसेंटेज 100 थी ना, जैसे बेस ईयर में 100% थी आपकी प्राइस, तो उस वक्त प्राइस थी 20। 2004 में आपकी का इंडेक्स 140 हो गया तो प्राइस आपकी हो गई 28, यानी आपकी 40% प्राइस, ये इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस 40% बढ़ गई। हमने जो अगले स्टेप में काम करना है ना, वो यही करना है कि सारी प्राइसेस को जो हमारा हाईएस्ट इंडेक्स होगा उस पे कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, उस पे कन्वर्ट कैसे करेंगे कि जब हम ये 2000 की प्राइस को कन्वर्ट करेंगे, ये 2000 की प्राइस है 20, इसको हमने कन्वर्ट करना है 140% पे, यानी जो हाईएस्ट इंडेक्स है 140 उस पे हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हम प्राइस को हाईएस्ट इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्राइस का अपना इंडेक्स है, यानी 20 जो प्राइस है, इसका इंडेक्स कितना था 100, उस पे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 20 प्राइस है ना, ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 140% पे। बेसिकली हम जब कंपेयर करते हैं ना वैल्यूज़ को, तो हमारा जो कंपैरिजन होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, और फेयर वो तभी होगा जब हमारे सारी प्राइसेस एक कॉमन इंडेक्स पे हों। या तो हम सारी प्राइसेस को 100% पे कन्वर्ट कर लें, यानी जो लोएस्ट इंडेक्स है, बेस ईयर का इंडेक्स है, उस पे कन्वर्ट कर लें, या जो हमारा हाईएस्ट इंडेक्स है उस पे कन्वर्ट कर लें। अगर हम एक परसेंटेज को किसी दूसरी परसेंटेज पे कन्वर्ट करते हैं तो जिस पे कन्वर्ट करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वो एक्चुअल परसेंट है जितने परसेंट उस पे डिवाइड कर देंगे। यानी अगर आप 2001 की बात करो तो 2001 की प्राइस है 23, इसको भी हमने 140% पे कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 140 से
डिवाइड किस पे करेंगे कि इसका अपना इंडेक्स 115 था, अब इसको हमने 100 पे डिवाइड नहीं किया, बल्कि इसका जो अपना इंडेक्स था 115 उस पे डिवाइड किया। इसी तरह जो 2002 की प्राइस है वो 26 है, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है 140 पे, जबकि इसका अपना इंडेक्स 130 है। तो जो इसका अपना इंडेक्स है उससे डिवाइड कर देंगे और जिस इंडेक्स पे कन्वर्ट करना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 25 को भी कन्वर्ट करेंगे तो 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 125 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 25 प्राइस का जो अपना इंडेक्स है वो 125। देन 28 ऑलरेडी 140% है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 140, तो अल्टीमेटली आंसर वो 28 ही आएगा। तो ये मेथड होता है कि हम सारी प्राइसेस को एक कॉमन इंडेक्स पे कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो आप इंडिविजुअल प्राइसेस को कन्वर्ट कर लें, जैसे ये सारी प्राइसेस दी हुई हैं इस तरह कन्वर्ट कर लें, या आप टोटल रेवेन्यू जो दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे ऊपर 1150, 1250, 1200, 1250, 1300, इसको उसी तरह मतलब मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 115, मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 130, मल्टीप्लाइड बाय 140 डिवाइडेड बाय 125, और ये 1300 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 140% पे है। तो इसने जो तरीका किया वो यही वाला किया कि उसने टोटल रेवेन्यू को कन्वर्ट कर लिया, यानी 2000 का जो रेवेन्यू था ईयर 2000 का वो 1150 था, उसको 140 से मल्टीप्लाई करेगा, 100 से डिवाइड करेगा यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 1610। 1250 को भी वो 140 से मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा 115 से, क्योंकि 2001 का जो अपना इंडेक्स था वो 115 था। अब ये 1522, 1292, 1400 और 1300। अब हमें ये जो एडजस्टेड रेवेन्यू है ना, ये सारा का सारा हमारा लेटेस्ट इंडेक्स पे कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो कि आपकी जो ईयर 2000 है उसका एडजस्टेड रेवेन्यू हो गया 1610। इसका मतलब क्या है कि ईयर 2000 में आपकी जो सेलिंग प्राइस थी ना वो 100 थी, यानी 20 थी। अगर आपने जो 2004 वाली प्राइस है वो वाली प्राइस अगर आपने ईयर 2000 में चार्ज की होती तो आपका जो एडजस्टेड रेवेन्यू होता ना वो 1610 होता। आपको अर्न उस वक्त तो 1150 हुआ, लेकिन वो एक्चुअली आपको 1610 करंट प्राइस के मुताबिक वो रेवेन्यू आपका 1610 होता। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी इसमें चक्कर होता है, लेकिन प्राइस बढ़ने के साथ आपका रेवेन्यू जो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जब आप सारे रेवेन्यूज़ को लेटेस्ट इंडेक्स पे कन्वर्ट करेंगे तब आपको रियल पिक्चर पता चलेगी कि असल में आपका रेवेन्यू बढ़ा है प्राइस के बढ़ने की वजह से। अगर आप कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखें, सारी प्राइसेस को लेटेस्ट इंडेक्स पे कन्वर्ट कर दें, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो रेवेन्यू है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। 1610, 1522, फिर 1292 और जो भी। तो आपको बज़ाहिर तो लग रहा है कि आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, 1150, फिर 1250, फिर 1200, फिर 1300 तक चला गया, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से नज़र आ रहा है कि आप प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। तो इससे हमें बिजनेस की एक ज़्यादा बेहतर पिक्चर सामने आती है। दिस एडजस्टमेंट इज़ ऑफन कैरिड आउट यूजिंग रिटेल प्राइस इंडेक्स और स्पेसिफिक इंडस्ट्री प्राइस इंडेक्स, वो हम बाद में देखें। अब टाइप ऑफ इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स नंबर, अभी जो ऊपर हमने किया भी है ना, ये सिंपल इंडेक्स नंबर है। फिर चेन बेस इंडेक्स इंडाइसिस हैं, और फिर मल्टी आइटम और वेटेड इंडाइसिस। सिंपल इंडेक्स तो बिल्कुल इसी तरह ही है जो ऊपर हमने किया। दो इंडेक्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स। इन दोनों में होगा कि जो बेस ईयर होगा ना वो एक ही होगा, मतलब अगर हमने ईयर 2000 को बेस ईयर बना लिया तो आगे सारी कैलकुलेशन में बेस ईयर वही रहेगा, क्वांटिटी में भी और प्राइस में भी। तो ये सिंपल इंडेक्स नंबर या सिंपल इंडाइसिस जो है वो ऐसे आता है। इसमें हम बेस ईयर को चेंज नहीं करते। अभी ऊपर जो सारी एग्जांपल हमने की है वो बेस ईयर को 2000 कोई बेस ईयर लिया था तो वो हमारा सिंपल इंडाइसिस में ही आएगा। जैसे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, P1 है जो करंट प्राइस है, और P0, P0 कर ले, PO पढ़ लें, P0 पढ़ लें, P0 पढ़ लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। P1 और P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने यही फार्मूला असल में प्रैक्टिकली ऊपर यूज़ किया है कि ये है करंट ईयर प्राइस और ये है बेस ईयर प्राइस P0, और बाद में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे।
और जब क्वांटिटी का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इंडेक्स, तो वो भी इसी तरह होगा Q1 ओवर Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। बेस ईयर क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे, करंट क्वांटिटी को बेस ईयर क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्वांटिटी इंडेक्स भी आ जाएगा और प्राइस इंडेक्स भी आ जाएगा हमारे पास। अब एक एग्जांपल उसने दी है, कहता है 6500 आइटम्स वर सोल्ड इन 2004 कंपेयर्ड विद 6000 इन 2003। तो इंडेक्स क्या हुआ? तो 2003 को बेस ईयर बना लेंगे तो उसको डिवाइड डिनोमिनेटर में रखेंगे, Q1 यानी क्वांटिटी जो लेटेस्ट है 2004 की उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 108.3 ये इंडेक्स है। इसका मतलब है कि आपकी जो सेल्स है ना क्वांटिटी वाइज 8.3% आपकी सेल क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, वो नीचे उसने लिख भी दिया। ये तो सिंपल इंडेक्स है, इसी फॉर्मूला को आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होता है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। चेन बेस इंडेक्स में ये होगा कि हम बेस ईयर को चेंज करते रहते हैं। चेंज कैसे करते हैं कि आपके पास 4 साल का डाटा दिया हुआ है 2000, 2001, 2 और 3। तो ईयर 2001 में आप बेस ईयर बनाएंगे ईयर 2000 को, ईयर 2002 में आप बेस ईयर बनाएंगे 2001 को, ईयर 2003 में आप बेस ईयर बनाएंगे 2002 को। इस तरह आपका जो बेस ईयर होता है ना वो हर साल चेंज होता रहता है, यानी करंट ईयर से जो पिछला साल है वही बेस ईयर होगा। सिंपल इंडाइसेस में हमने ये किया था कि किसी एक ईयर को ही बेस ईयर बना लेते हैं, जबकि चेन बेस में जो भी करंट ईयर है इससे प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर ले लेते हैं। बाकी फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं है, ये उसने लिख दिया कि चेन बेस इंडाइसेस इंडेक्स नंबर एक्सप्रेसेस ईच ईयर्स वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर ले लेंगे और करंट ईयर को हम कंपेयर कर लेंगे उसके साथ। ये सारी नीचे स्टोरी उसने यही लिखी है कि इफ अ सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ईयर्स शोइंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल फॉर वन ईयर टू द नेक्स्ट, द चेन बेस मेथड इज यूज्ड। यानी जब अब आपने कंपेयर करना है डिफरेंट ईयर्स के डाटा को और एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज शो कराना है तो आप चेन बेस इंडेक्स यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ उसने दिया है कि चेन बेस यूज़ करें, तो हम 2002 के लिए 2001 के डाटा को या उसके रेवेन्यू को हम बेस ईयर बनाएंगे, फिर 2003 के लिए 2002 को बनाएंगे बेस, 2004 के लिए 3 को और 5 के लिए 4 को बेस बनाएंगे। नीचे उसने सॉल्व करके बताया है कि जो 2001 का इंडेक्स होगा वो तो 100 ही होगा। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर होता है डाटा में उसका हम इंडेक्स नहीं फाइंड करते, उसका इंडेक्स हमेशा 100 ही होता है। यहाँ उसने भले लिखा नहीं है लेकिन आप ये याद रख लें कि ये 100 ही होगा, यानी जो बेस ईयर है उसका इंडेक्स 100 होगा। अब हम 2002 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ। 2002 की प्राइस को हमने न्यूमरेटर में रखा, 2001 की प्राइस को डिनोमिनेटर में रखा और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका इंडेक्स आ गया 110। फिर 2003 को भी जब हम कंपेयर करेंगे तो उसको फिर 2002 से कंपेयर करेंगे। तो हमने 2003 की सेल्स को या रेवेन्यू को न्यूमरेटर में रखना है, 2002 की रेवेन्यू को हमने डिनोमिनेटर में रखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, वो भी आंसर 110। फिर 2004 पे भी यही तरीका करेंगे, 5 पे भी। अब ये देखो कि आपका हर साल का इंडेक्स 110 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हर साल की जो सेल्स हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में 10% बढ़ रही है। अगर आप बेस ईयर एक ही रखेंगे तो फिर आपका आंसर ये डिफरेंट आएगा हर साल में। बेस ईयर चेंज कर रहे हैं तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी ग्रोथ है ना वो एक कांस्टेंट ग्रोथ है। हर साल 10% रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट ग्रोथ है। Although the sale revenue from radio has increased each year, the chain based index number have remained static at 110. Therefore, the annual rate of increase of sale revenue from radio is remaining constant rather than increasing. मतलब आपकी सेल बढ़ तो रही है लेकिन वो कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रही है। The chain base is also suitable index to calculate if the weight ascribed to the various item is indexed as changing rapidly. खैर ये तो आगे हम मल्टी उसमें पढ़ते हैं वेटेड एवरेज में। ये उसने पूरा फॉर्मूला बता दिया है चेन बेस इंडेक्स नंबर का कि दिस ईयर्स वैल्यू डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे आपका
हर साल का इंडेक्स आ जाएगा। तो उस इंडेक्स को यूज़ करते हुए आपने फाइंड करना है कि वो जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है उसका रेट इंक्रीजिंग रेट है, कांस्टेंट रेट है या डिक्रीजिंग रेट है। तो हमारे क्वेश्चन में हमारा जो रेट है इंक्रीज़ का वो कांस्टेंट है। अच्छा, ये अगर पहले साल 110% पे होता, फिर 115 होता, फिर 120, फिर 130, तो इससे हमें पता चल जाता कि हमारी सेल्स बढ़ रही हैं और इंक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रही हैं, यानी उनके बढ़ने की स्पीड जो है वो हर साल ज़्यादा हो रही है। लेकिन हमारे इस एग्जांपल में हमारी सेल हर साल एक सेम स्पीड के साथ या सेम रेट पे इंक्रीज़ हो रही है। अब मल्टी आइटम इंडेक्स नंबर तब यूज़ होता है जब आप एक आइटम को कंपेयर नहीं कर रहे, आपके पास एक बास्केट है जिसमें 4 चीज़ें हैं और आप वो पैकेज के तौर पे सेल करते हो। तो अब आपने जो इंडेक्स देखना है वो चारों चीज़ों का आपने इंडेक्स लेना है, तो उसको फिर आपने अप्लाई करना है, तो ये वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर आएगा। इसको यूँ समझें कि अगर आपके पास एक स्वीट बॉक्स है, उसमें 2 एक तरह की स्वीट्स हैं, एक तरह की है, 4 एक तरह की हैं और बाकी जो उसमें 10 एक तरह की हैं। तो इसका आपकी, क्योंकि सब स्वीट्स की प्राइस अलग अलग है और उनकी जो क्वांटिटी है वो भी अलग अलग है, तो अब आप इंडेक्स नंबर क्योंकि पूरे बॉक्स का निकालना है तो आप वेटेड एवरेज अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 पे कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव फॉर ईच ऑफ द आइटम, यानी सिंपल प्राइस इंडेक्स देख लेंगे, यानी 4 आइटम है, चारों का अलग अलग प्राइस इंडेक्स देख लेंगे। स्टेप 2 पे दीज प्राइस रिलेटिव मस्ट देन बी वेटेड। अब ये जो पॉइंट है ना, ये याद रखना आपने कि मस्ट बी वेटेड का मतलब क्या है, ये मैं एग्जांपल में आपको तफसील में बताता हूँ अभी। सिमिलरली इफ़ अ क्वांटिटी इंडेक्स इज़ टू बी क्वांटिटी में भी यही होगा कि पहले हर क्वांटिटी का सेपरेट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी वेटेज कैलकुलेट करेंगे। ये जो पॉइंट 2 है या स्टेप 2 है ना, ये इसमें ट्रिक है, यानी यही इसमें कैलकुलेशन वाली चीज़ है। अब आप एग्जांपल को देखें। कहता है कि सेलिंग 3 प्रोडक्ट हैं, ए, बी और सी। तीनों की सेलिंग प्राइस 2002 में भी दी, 3 में भी। अब प्रोडक्ट और तीनों की क्वांटिटी भी ये दे दी है, प्रोडक्ट ए, बी और सी। और फिर आपको कहते हैं कि आप कैलकुलेट करें अ वेटेड प्राइस इंडेक्स। वेटेड प्राइस इंडेक्स इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि सबसे पहले अगर आप प्राइस की बात करें तो आपकी करंट ईयर प्राइस कितनी है 3, बेस ईयर की प्राइस कितनी थी 2, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रोडक्ट ए का प्राइस इंडेक्स आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। वो यहाँ उसने कैलकुलेट किया है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब प्रोडक्ट ए का जो इंडेक्स है वो 150 है। अभी मैंने ऊपर यही बढ़ के बताया आपको कि आप प्रोडक्ट ए का प्राइस इंडेक्स अलग से कैलकुलेट कर लें। इस क्वेश्चन में क्वांटिटी इंडेक्स नहीं है। जब आपने प्राइस इंडेक्स प्रोडक्ट ए का कैलकुलेट कर लिया तो इसको प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी जो कि 4000 है उससे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ क्वांटिटी वेटेज। अब वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल क्वांटिटी जो सेल हो रही है आपकी वो है 8000, यानी 4000 प्रोडक्ट ए, 3000 प्रोडक्ट बी, 1000 प्रोडक्ट सी। तो टोटल क्वांटिटी जो आपकी सेल हो रही है ना, जैसे उसने यहाँ लिखा है 8000। अब वेटेज से मुराद क्या है? वेटेज से मुराद ये है कि 8000 में से 4000 तो प्रोडक्ट ए सेल हो रही है, यानी 50% जो वेटेज है वो प्रोडक्ट ए की है। 3000 जो है वो प्रोडक्ट बी सेल हो रही है। तो ये 3/8 कर लें तो तकरीबन 35 to 40% जो सेल्स हैं वो प्रोडक्ट बी की हो रही है और बाकी जो 12 और 15% सेल्स हैं वो सी की हो रही है। ये है वेटेज। आपने वेट एलोकेट किया। तो वेटेज कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि आप प्राइस इंडेक्स को प्रोडक्ट ए का प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्ट बी का प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्ट सी का प्राइस इंडेक्स, उन सारे प्राइस इंडाइसेस को उनकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 150 इसका इंडेक्स है, इसको 4000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 600,000। जो बी था, इस बी की प्राइस आपकी करंट ईयर की 10 है, बेस ईयर की प्राइस 9 थी, तो 10/9 मल्टीप्लाइड बाय 100 वो यहाँ पे उसने कर दिया। इसका इंडेक्स आ गया 110।
110 को 3000 से मल्टीप्लाई किया तो 3,33,000 और यही उसने सी पे किया। अब ये जो प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी का टोटल है वो उसने यहाँ पे किया है कि आपका जो टोटल आया वो 10,53,000। अब आगे यहाँ पे वेटेज आप कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कि वेटेड एवरेज जो इंडेक्स होगा ना वो ये होगा कि आपने जो टोटल सेल्स की हैं वो आपने की हैं 10,53,000 की 2004-3 में भी और 4 में भी 2 में भी और 3 में भी। तो 3 में आपकी जो सेल्स है ना वो 10,53,000 एज पर प्राइस इंडेक्स बनती हैं। आप इस टोटल को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी जितनी भी सेल हुई 8,000 यूनिट सेल हुई है उसमें 4,000 यूनिट ए की हैं, 3,000 बी की हैं और 1,000 सी की हैं, टोटल 8,000। तो ऑन एवरेज जो आपका प्राइस में इंक्रीज़ आया है ना वो 131 है। जैसे आपने 50% ए की प्राइसेस बढ़ गई हैं, 10% बी की और 20% सी की। आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ऑन एवरेज प्राइस में कितना इंक्रीज़ आया। तो ऑन एवरेज आपका प्राइस जो इंक्रीज़ आया ना वो 31.6% आया है। एवरेज इंडेक्स जो आपका आया 131.6। यानी आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस इंडेक्स को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर उन सारे टोटल्स को ऐड किया, जो टोटल आया उसको आपने वेटेड क्वांटिटी यानी टोटल क्वांटिटी सोल्ड पे डिवाइड कर दिया तो वो आपका एवरेज इंडेक्स नंबर आ गया। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो प्रोडक्ट ए की प्राइस 50% इंक्रीज़ हुई है, बी की प्राइस 10% इंक्रीज़ हुई है और सी की 20% इंक्रीज़ हुई है। ऑन एवरेज आपकी जो प्राइस में इंक्रीज़ आया 131.6% आया। 31.6% इंक्रीज़ है, इंडेक्स 131.6 है। तो ये होता है वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर। इसकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग उसने दी हुई है, प्रोडक्शन क्वांटिटी एज वेटिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट एज वेटिंग। तो वो आप इसको अप्लाई करके सॉल्व करें इसको। फिर इसमें लेस्पियर्स और पाशे का जो इंडाइसिस है उसका भी फॉर्मूला याद करना है बस आपने। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वो क्रिएट कर देता है। ये जो फॉर्मूला उसने दिया हुआ है कि आपको करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर क्वांटिटी, ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं ना लेस्पियर का भी और पैशे का भी, ये बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी दोनों का इंडेक्स कलेक्टिवली कैलकुलेट करते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना प्राइस इंडेक्स अलग कैलकुलेट करें, क्वांटिटी इंडेक्स अलग कैलकुलेट करें। यहाँ पे वो कहता है कि आप प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट तो करेंगे लेकिन उसका तरीका आप ये यूज़ करेंगे कि आपने बेस में ले ली बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, यानी दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर में उसने आप अगर देखें तो बेस ईयर की ली है, प्राइस भी बेस ईयर की और क्वांटिटी भी बेस ईयर की। न्यूमरेटर में क्योंकि ये प्राइस इंडेक्स है, न्यूमरेटर ने उसने सिर्फ प्राइस को चेंज कर दिया, प्राइस को करंट ईयर पे ले आया, क्वांटिटी को बेस ईयर पे ही रहने दिया। इससे होगा ये कि आपके जो न्यूमरेटर की फ़िगर है वो डिनोमिनेटर की फ़िगर से डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन उसकी जो वजह होगी ना वो ये होगी कि आपने प्राइस को चेंज कर दिया। तो प्राइस के चेंज करने से जब आपकी जो वैल्यू चेंज होगी तो वो असल में प्राइस इंडेक्स होगा। तो ये P1 और Q0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100, नीचे उसने ये लिख दिया। ठीक है, ये सारा आगे उसने। इसी तरह क्वांटिटी में, प्राइस में उसने क्या किया था कि यहाँ करंट ईयर प्राइस ले ली थी, क्वांटिटी वेरिएंस में क्या करेगा कि करंट ईयर क्वांटिटी ले लेगा, प्राइस बेस ईयर की रहने देगा। अब देखो ना बेस में तो डिनोमिनेटर में उसने दोनों चीज़ें बेस ईयर की ले ली, न्यूमरेटर में यहाँ पे सिर्फ प्राइस को चेंज कर रहा है, क्वांटिटी को चेंज कर रहा है, क्वांटिटी को ले आया वो करंट ईयर क्वांटिटी पे, प्राइस को चेंज नहीं कर रहा। अब ये जो इसका न्यूमरेटर की वैल्यू डिफरेंट आएगी उसकी वजह ये बनेगी कि आपने क्वांटिटी को चेंज कर दिया, करंट ईयर पे ले आए हैं, तो ये क्वांटिटी इंडेक्स है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज लेस्पियर के हैं, प्राइस इंडेक्स का भी और क्वांटिटी का भी। अब नीचे उसने एक इलस्ट्रेशन दी है कि 2001 में प्रोडक्ट ए की इतनी क्वांटिटी थी और प्रोडक्ट बी की इतनी
2002 में यूनिट प्राइस उनकी ये थी। 2003 में ये डाटा है। आपने एक टेबल बनाना है। टेबल इस तरीके से बनाएंगे आप कि ये 2002 और 3 दोनों ईयर की प्राइस भी लिख लें, दोनों ईयर की क्वांटिटी। इसने ये क्वांटिटी लिखी है सिर्फ, क्योंकि उसने सिर्फ क्वांटिटी बेस ईयर की लिखी है, क्वांटिटी बेस ईयर करंट ईयर की नहीं लिखी, क्योंकि उसने सिर्फ प्राइस इंडेक्स फाइंड किया। आपने क्या करना है कि बेस ईयर की प्राइस ये लिख दी, करंट ईयर की प्राइस ये लिख दी, बेस ईयर की क्वांटिटी ये लिख दी, इसी तरह करंट ईयर की क्वांटिटी को भी आप लिख देंगे। अब ये जो P1Q0 है ना, P1Q0, इसका मतलब है कि करंट ईयर की प्राइस यानी 6.9 को आपने मल्टीप्लाई किया बेस ईयर क्वांटिटी यानी 10 से, तो 6.9 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 69। फिर इसी तरह बी प्रोडक्ट के लिए भी आपने करंट ईयर प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी यानी 30 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 75। फिर आपने ये समिशन करना है, यानी इसको और इसको ऐड कर लेना नीचे। लेस्पियर के फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर में चीज़ आ रही है वो है P0Q0, यानी बेस ईयर की प्राइस को ये वाली प्राइस है 6.5, इसको बेस ईयर की क्वांटिटी यानी 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 65। और प्रोडक्ट बी के लिए भी बेस ईयर प्राइस को 2.2 को बेस ईयर की ही क्वांटिटी यानी 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये P0Q0 या P0Q0 का आंसर आ गया प्रोडक्ट बी के लिए। इन दोनों को भी टोटल किया तो 131 आ गया। अब ये डिनोमिनेटर में आएगा, P0Q0 डिनोमिनेटर में आएगा यानी 131। इसका जो आंसर है ना P0Q0 का 131, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 144 न्यूमरेटर में। तो आपका जो इंडेक्स आया ना वो 110 है। तो क्योंकि आपने प्राइस चेंज की है, न्यूमरेटर में P1 ले ली, तो इसका मतलब है कि ये प्राइस इंडेक्स है। इसी तरह अगर आपने क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करना है तो आप देखोगे कि आप क्वांटिटी तो दोनों ईयर की लोगे, बेस ईयर की क्वांटिटी भी आपने ले ली, करंट ईयर की क्वांटिटी भी ले ली, लेकिन प्राइस आपने सिर्फ बेस ईयर की ली है, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि आप प्राइस को ना छेड़ें, सिर्फ क्वांटिटी को चेंज करके देखें कि क्वांटिटी की वजह से इंडेक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसका फॉर्मूला है Q1 P0 डिवाइडेड बाई Q0 P0। अब ये बेस में तो डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा, दोनों चीज़ें बेस ईयर की। न्यूमरेटर में वो सिर्फ क्वांटिटी को चेंज कर रहा है। प्राइस को देखें ना, प्राइस यहाँ भी P0 है, यहाँ भी P0 है, प्राइस को नहीं छेड़ रहा, क्वांटिटी को वो छेड़ रहा है। क्वांटिटी जब वो चेंज करेगा तो वो जो इंडेक्स आएगा वो क्वांटिटी इंडेक्स कहलाएगा। तो अब उसने ये उसी तरीके से टेबल बना के सॉल्व किया तो उसका जो इंडेक्स है वो क्वांटिटी इंडेक्स 92। इससे हमें पता चला कि लेस्पियर के अकॉर्डिंग इस कंपनी का प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन क्वांटिटी सोल्ड कम हो रही है। 100 से नीचे चला जाए जब इंडेक्स नंबर का आंसर, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये डाउनफॉल की तरफ जा रही है चीज़, या फॉल की तरफ जा रही है। तो ये जो चीज़ है ना इंडिकेट करती है कि अगर आपका रेवेन्यू बढ़ा भी होगा टोटल में तो वो सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ा है, आपकी सेल्स ज़्यादा, क्वांटिटी ज़्यादा सेल नहीं हो रही। इस तरह जो पैशे था उसने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया, कहता है यूजेस द करंट ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर प्राइस। उसने डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें जो ली है ना, प्राइस इंडेक्स में वो कहता है कि उसने लेस्पियर में उसने बेस ईयर जो लिया था ना वो डिनोमिनेटर में लिया था, दोनों चीज़ें बेस ईयर की, और न्यूमरेटर में वो सिर्फ दोनों में से क्वांटिटी या प्राइस में से किसी एक चीज़ को करंट ईयर पे शिफ्ट करता था, ट्रांसफ़र करता था, और वो देख लेता था कि इसकी वजह से कितना चेंज आ रहा है, कितने % चेंज आ रहा है, या इंडेक्स क्या आ रहा है। जबकि पाशे ये कर रहा है कि वो कहता है कि न्यूमरेटर तो आप यही रखो, न्यूमरेटर में दोनों चीज़ें करंट ईयर की ले लो, यानी ये उसके रिवर्स चल रहा है। वो कह रहा था कि आप डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें बेस ईयर वाली ले लो,
न्यूमरेटर में एक एक चीज़ को चेंज करो और देखो कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक दफ़ा क्वांटिटी को चेंज करके देख लो, एक दफ़ा प्राइस को चेंज करके देख लो और चेक करो कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। पाशे ये कह रहा है कि आप न्यूमरेटर में दोनों चीज़ें करंट ले लो, जो लेटेस्ट हैं वो ले लो, जबकि डिनोमिनेटर में एक दफ़ा प्राइस को बेस पे कन्वर्ट कर दो, एक दफ़ा क्वांटिटी को बेस पे कन्वर्ट कर दो। जब आप प्राइस को बेस ईयर पे कन्वर्ट करोगे तो क्वांटिटी यहाँ भी करंट रहेगी, करंट ईयर वाली रहेगी, यानी ऊपर तो दोनों चीज़ें करंट ईयर की हैं, प्राइस भी और क्वांटिटी भी। प्राइस इंडेक्स के लिए आप सिर्फ डिनोमिनेटर की प्राइस को करंट ईयर की बजाय बेस ईयर प्राइस पे कन्वर्ट कर दोगे, यानी वो वाली लिख लोगे, जबकि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो करंट ईयर वाली ही रहेगी। इसी तरह क्वांटिटी इंडेक्स में आप क्वांटिटी को चेंज कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में चेंज आएगा, न्यूमरेटर में दोनों चीज़ें करंट ईयर की ही रहेंगी, करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस। और डिनोमिनेटर में ये बेस ईयर क्वांटिटी होगी क्योंकि क्वांटिटी वेरिएंस है, क्वांटिटी इंडेक्स है, और प्राइस को आपने नहीं छेड़ा, प्राइस को करंट ईयर पे रहने दिया। यानी जो चीज़ आपने जिसका इंडेक्स फाइंड करना है वो चेंज हो जानी चाहिए, दूसरी चीज़ वही रहनी चाहिए जो न्यूमरेटर में है। और लेस्पेयर के केस में न्यूमरेटर में वो चीज़ चेंज हो जाएगी जिसका इंडेक्स फाइंड करना है, जबकि डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें बेस वाली रहेंगी और न्यूमरेटर में भी दूसरी चीज़ बेस ईयर वाली रहेगी। जिसका इंडेक्स फाइंड करना है वो करंट ईयर पे शिफ्ट हो जाएगी। ये उल्टा चल रहा है, ये कहता है कि ये दोनों चीज़ें करंट रहें, जिसका इंडेक्स फाइंड करना है उसको डिनोमिनेटर में बेस ईयर पे कन्वर्ट कर दो। तो इसका फॉर्मूला बना प्राइस इंडेक्स का समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1। ये तीनों चीज़ें P1 Q1 Q1 ये तीनों चीज़ें करंट ईयर की हैं, जबकि सिर्फ डिनोमिनेटर में प्राइस को वो ले गए बेस ईयर की प्राइस पे, तो ये प्राइस इंडेक्स है। और क्वांटिटी में उसने क्या किया, Q1 P1 और ये P1, ये तीनों चीज़ें नहीं छेड़ी, जबकि क्वांटिटी को वो बेस ईयर पे कन्वर्ट कर। इसकी भी आप नीचे एग्जांपल देखेंगे, उसको आपको समझ आ जाएगी कि उसने कैसे किया। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है उसके थ्योरेटिकल पार्ट वो आप रीडिंग करें और उसको समझ लें।